नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9th के तीसरे अध्याय परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के चौथे पाठ में रदरफोर्ड का प्रयोग एवं नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप, न्यूट्रॉन की खोज, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप, इसके साथ परमाणु का आकार, इन मुख्य टॉपिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की हमारी कक्षा रदरफोर्ड का प्रयोग एवं नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप से शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। अब अगर हम बात करें रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है और जो धातु परमाणु के नाभिक के द्वारा जो एल्फा कण प्रकीर्ण है उसके बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड का जो पूरा नाम था, उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ आगे बात करें तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में, कब? सन 1911 में सोने की पतली पन्नी अथवा पर्णिका, क्या पर्णिका कह दो आप, चाहे सोने की पतली पन्नी कह दो, चाहे आप उसको फॉइल कह दो। क्या कह दो? फॉइल, पन्नी, पर्णिका, कुछ भी कहो एक ही बात है। तो उन्होंने क्या किया कि 1911 में जो सोने की पतली पन्नी थी उसका आकार आप कह सकते हो 100 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर? 100 नैनोमीटर। आप इस 100 नैनोमीटर को 10 की पावर -7 मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 10 की घात -7 मीटर भी कह सकते हैं। तो इतनी पतली सोने की जो पन्नी ली, उन पर एल्फा कणों, कौन से कणों? एल्फा कण। कौन से कण? एल्फा कण। यानी कि एल्फा कण किसके नाभिक थे? वो नाभिक थे आपके हीलियम के। किसके? हीलियम के। यानी कि जो ये हीलियम के जो नाभिक थे, जिनको आपने नाम दिया एल्फा कण। क्या दिया? एल्फा कण। इन एल्फा कणों की बौछार की, क्या कर दी? जो 100 नैनोमीटर की जो पतली सोने की पन्नी थी, उस पर किसकी बौछार की? एल्फा कणों की बौछार की। अब जिन एल्फा कणों की जो बौछार की थी, उनके चारों ओर क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड। क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड। नाम लिख रहा हूं, आप देख लो, जिंक सल्फाइड। अगर आप इसका अणुसूत्र लिखना चाहे तो इसका अणुसूत्र है ZnS। ZnS। यानी कि उस पन्नी के चारों ओर क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड का लेप बन गया, हुआ वर्ताकार आवरण था। यानी कि अभी आपके सामने चित्र बनाऊंगा तो उसमें क्या करेंगे, देखिए आपके सामने चित्र है इसका, रदरफोर्ड के प्रतिरूप का। ये चित्र है। इस चित्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये रही आपकी किसकी परत? फोटोग्राफी प्लेट, या आप इसको कह सकते हैं जिंक सल्फाइड की जो परत चढ़ी हुई। किसकी? जिंक सल्फाइड की परत। और इसके अंदर ये 100 नैनोमीटर की क्या रे? सोने की पन्नी रही। नाम दिखाया गया सोने की पन्नी। अब इस सोने की पन्नी पर ये एल्फा कणों का स्रोत रहा। देखिए, इस एल्फा कणों के स्रोत से
जब सोने की पन्नी पर जिसके चारों तरफ क्या था, जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ था, जो वर्ताकार आवरण था, उस पर इनकी बौछार की, किनकी, एल्फा कणों की बौछार की। तो जब रेदरफोर्ड ने इन एल्फा कणों की बौछार की तो उनको कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। यानी कि जैसे ही इन पर बौछार हुई तो क्या निष्कर्ष प्राप्त किया कि ज्यादातर जो कण थे बिना विक्षेपण के क्या हो गए, सीधे निकल गए। क्या कर गए, सीधे निकल गए। दूसरी बात कि कुछ कण है वो 90 डिग्री का कोण तथा कुछ जो कण थे वो 120 डिग्री के कोण पर क्या हो गए, विक्षेपित हो गए थे। यानी कि ज्यादातर तो सीधे निकले थे, लेकिन कुछ कण थे वो 90 डिग्री तथा 120 डिग्री के कोण पर भी क्या हो गए, विक्षेपित होकर निकल गए। और इसका जो तीसरा जो निष्कर्ष निकला था, जो प्रेक्षण प्राप्त हुआ था, निष्कर्ष बाद में निकलेंगे, पहले जो प्रेक्षण प्राप्त हुए थे, तीसरा जो कण है उनमें से क्या हुआ, इन्होंने कितने कणों की बौछार की, कितने कणों की बौछार की थी, 20,000। कितने की, 20,000 कणों की, 20,000 कण। अब क्या हुआ देखिए कि जो 20,000 कण में से एक कण ऐसा था जो एकदम 180 डिग्री सी सरल रेखा से बिना विक्षेपित हुए, अर्थात उस सोने की पन्नी से बिना टकराए पुण्य उसी मार्ग से लौट आया था। यह देखिए सीधा सा 180 डिग्री का कोण बनाते हुए बिना विक्षेपित हुए उस सोने की पन्नी से टकराकर पुण्य उसी दिशा में या उसी मार्ग पर क्या हो गया, पुण्य लौट आ गया। ठीक है, तो देखिए कितने प्रेक्षण प्राप्त हुए, प्रेक्षण प्राप्त हुए 3। पहला क्या हुआ था कि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। दूसरा जो प्रेक्षण था वो क्या हुआ कि कुछ 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए। लेकिन जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रेक्षण था कि जो इनमें 20,000 एल्फा कणों को गुजारा गया था, उनमें से जो एक कण है वो बिना विचलित हुए सोने की पन्नी से टकराकर सीधे कितने डिग्री के कोण पर, 120 डिग्री के कोण पर कहाँ आ गया, वापस उसी मार्ग पर लौट आया। अब अगर इस प्रयोग या इसको कहा जाता है रेदरफोर्ड स्वर्ण पत्र पर एल्फा कण परकीर्ण। यानी कि ये जो एल्फा कण परकीर्ण हुआ था उसके जो मुख्य निष्कर्ष निकले, प्रेक्षणों के बाद जो जानकारी सामने आई, उनमें क्या हुआ देखिए कि जो पहला निष्कर्ष था तो वो निष्कर्ष ये निकला कि जो परमाणु का ज्यादातर भाग, क्या ज्यादातर जो भाग है वो क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। आप कह सकते हैं रिक्त होता है। अगर उसके दूसरे निष्कर्ष पर बात की जाए तो दूसरा निष्कर्ष यह था कि जो समस्त धन आवेश परमाणु एक जगह क्या होते हैं, केंद्रित। यानी कि जितने भी धन आवेशित या धन आवेश परमाणु थे वो क्या होते हैं, एक जगह केंद्रित होते हैं, अर्थात एक जगह उनका सेंट्रल पॉइंट होता है या वो एक बिंदु पर केंद्रित रहते हैं। अब अगर इस तीसरे निष्कर्ष के बारे में बात की जाए तो जो धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु के आयतन की तुलना में क्या था, बहुत कम था। यानी कि क्या था, बहुत कम था। अब अगर आपके सामने मैं एक चित्र बना रहा हूं तो उस चित्र में आप देखना, जो पहला था वो प्रकीर्ण प्रयोग था सोने की पन्नी वाला, और अब यह धातु परमाणु के जो नाभिक द्वारा एल्फा कण प्रकीर्ण हुए थे। एल्फा कण प्रकीर्ण क्या हुए थे, देखिए चित्र बना रहा हूं, देखना। ये इसमें रहा आपका नाभिक। क्या रहा, नाभिक। और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और नाभिक को प्लस चिन्ह से। अब इधर देखिए, ये रहे आपके परमाणु या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये ज्यादातर क्या निकल गए, सीधे। सीधे क्यों निकल गए? क्योंकि ज्यादातर जो भाग है वो क्या है, खाली, या आप कह सकते हैं रिक्त। ये कुछ क्या हो गए, अपने पद से विचलित हो गए। ठीक है, तो ये था अपना रदरफोर्ड का प्रयोग, या आप कह सकते हैं नाभिकीय, ये रहा चित्र, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। अब इन निष्कर्षों के आधार पर जो रदरफोर्ड ने जो ये 3 निष्कर्ष निकले थे, उनके आधार पर क्या हुआ, कुछ निष्कर्ष निकले 3। कौन से निकले थे? 3 निष्कर्ष, यानी कि प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष दिए, उन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया। क्या क्या? इन निष्कर्षों के आधार पर जो नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप या जो नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उसके मुख्य बिंदु थे वो कौन कौन से थे? अगर उन मुख्य बिंदुओं के बारे में अगर बात की जाए, तो जो इनका पहला मुख्य बिंदु था वो था कि जो परमाणु का जो धन आवेश है या जो समस्त धन आवेश है, वे उसका द्रव्यमान, यानी कि उसके धन आवेश और उसके द्रव्यमान, यानी कि उसके जो धन आवेश और जो द्रव्यमान है, उसके जो मध्य, यानी कि जो इनके जो मध्य का भाग है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे भाग में क्या होते हैं, नाभिक केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक केंद्रित होते हैं। और इस नाभिक की जो त्रिज्या है, उसके बारे में बात की जाए तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? आप देखिए, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि जो पहला बिंदु था परमाणु मॉडल प्रतिरूप, या आप कह सकते हैं नाभिक के परमाणु मॉडल का, वो था कि जो समस्त धनावेश भाग और उसके जो द्रव्यमान, उसके मध्य के जो छोटे भाग थे, जिसमें क्या होते हैं, नाभिक केंद्रित होते हैं, और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है आपके 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर इसके दूसरे बिंदु के बारे में हम बात करें या दूसरे निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो दूसरा निष्कर्ष था इनका कि जो परमाणु का अधिकांश भाग जो रिक्त होता है या जो खाली होता है, उनमें क्या होता है कि जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, तेज गति से क्या लगाते रहते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। यानी कि ये जो रिक्त स्थान के बीच में जो नाभिक है, इस नाभिक के ओर चारों ओर क्या करते हैं, जो ऋण आवेशित, यानी कि जो नेगेटिव चार्जेज है या ऋण आवेश है, उसके जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्र लगाते हैं। अब जब ये चक्र लगाएंगे तो जो वर्ताकार जो पथ बनता है, उसको या तो कह सकते हैं आप कक्ष, या आप कह सकते हैं कक्षा, या आप उनको कह सकते हैं कोष। यानी कि नाभिक के चारों ओर जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर तेज गति से चक्र लगाते हैं, और जो पथ बनता है या वर्ताकार, उसको कक्ष, कोष या कक्षा कहा जाता है। अब इस निष्कर्ष का जो तीसरा मुख्य बिंदु है, वो होता है कि जो धन आवेशित नाभिक होते हैं और जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है, एक बल लगता है। क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। वो क्या करता है कि जो तीव्र गति से जो उस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनके मध्य जो अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। अर्थात जो नाभिक है वो अपनी स्थिति पर किसके कारण अभिकेंद्रित रहता है या संतुलित रहता है, वो है आपका अभिकेंद्रीय बल
स्थिर विद्युताकर्षण बल। अब अगर चौथे बिंदु के बारे में बात की जाए, रदरफोर्ड के मॉडल के चौथा जो बिंदु है वो है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होने के कारण क्या हो जाता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश होता है ना, वो नाभिक के धनावेश के बराबर, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या ऋण आवेश और नाभिक का धन आवेश दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। अब अगर ऋणावेश भी बराबर है, धन आवेश भी बराबर है, अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, इस कारण जो परमाणु है वो विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अब अगर हम रदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप है उसको देखें तो देखना, मैं एक चित्र बना रहा हूं, आप आराम से देखो। चित्र आराम से देखना, आराम से समझना। ये है आपका रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। यानी कि ये एक जगह क्या केंद्रित है, आपका नाभिक। क्या है, नाभिक। और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा है, धन आवेशित गोला। अब बात करते हैं, रदरफोर्ड के प्रयोग के प्रेक्षण प्राप्त हो गए, आपको निष्कर्ष निकल गए, मुख्य बिंदु निकल गए। तो अब अपन बात करते हैं रदरफोर्ड परमाणु की कमियों के बारे में। किसके बारे में, रदरफोर्ड की जो प्रतिरूप है या जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी कमियां कौन सी है। तो इस मॉडल की मुख्य दो कमियां थी। कितनी कमियां थी, मुख्य दो कमियां थी। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। अगर उनकी कमियों के बारे में, पहली कमी के बारे में हम बात करें तो पहली कमी थी कि जो धन आवेशित नाभिक चारों ओर घूमता जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के त्वरण के कारण जो ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा, उसे ऊर्जा में लगातार कमी होगी। यानी कि आपको बताया है कि उस नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। अब धन आवेशित नाभिक के चारों ओर जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के त्वरण, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के त्वरण के कारण उसमें क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, या जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अब विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है, जो उसकी ऊर्जा है उसमें क्या आने लगती है, लगातार कमी होने लगती है। क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में क्या हो जाता है, नाभिक में गिर जाता है। क्या हो जाता है, नाभिक में गिर जाता है। अगर वो नाभिक में गिरता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में मिल जाता है, तो क्या होता है, परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। अर्थात परमाणु की जो स्थिति है वो एक जगह केंद्रित नहीं रहेगी। अर्थात जो परमाणु की स्थिति है वो स्थायी नहीं रहेगी। अब अगर उसके दूसरी कमी के बारे में बात की जाए तो जो रदरफोर्ड परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सकते थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार गति करते हैं या किस पथ पर गति करते हैं, वो पथ नहीं बता सके। ये थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की मुख्य दो कमियां। तो आज की ये ऑनलाइन कक्षा हमारी, यानी कक्षा 9 के अध्याय 3 की पाठ 4 परमाणु संरचना या ऑटोमिक स्ट्रक्चर की 4th पार्ट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।